छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में कहानी लेखन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कहानी लेखन आपका चैप्टर है 23 नंबर का जो चैप्टर है ना, ग्रामर की बुक में, उस कहानी लेखन को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी जो है आपने सभी ने देखा है, बचपन से आप लोग कहानी सुनते आ रहे हो। दादा परदादा है ना, दादी के बारे में कहानी, उसके बाद नानी से के मुंह से कहानी, नाना के मुंह से कहानी, और इनकी कहानियाँ है ना, दादा की कहानी, अपने नानी की कहानी, परदादा, ये मम्मी के द्वारा सुनी जाती है। और दूसरी कहानी ऐसी होती है जो बहुत सी कहानी हमको अपने घर से मम्मी पापा जो सुनाते हैं, उसके अलावा नाना नानी दादा दादी ये भी सुनाते हैं। ये अपने उनके पूर्वजों के बारे में सुनाते हैं ना। और मतलब जो भूतकाल में व्यतीत हो गया, जो बीत गया, जो समय व्यतीत हो गया, उसको बताने के लिए हम कहानी का प्रयोग अधिकतर करते हैं। ठीक है। अब कहानी जो है यदि हम देखें तो आपने देखो परियों की कहानी सुना है ना, कुछ पौराणिक कथाएं है ना, कुछ धार्मिक कथाएं, इस प्रकार से आपने कहानियाँ सुनी। तो ये कहानी लेखन की विधा है। ठीक है। साहित्य में एक विधा है ना, कहानी को लघु करके, छोटी करके बताना, उसको प्रस्तुत करना, उसको लिखना, ये एक महत्वपूर्ण विधा है। और आपने देखा, आपने सुना भी होगा, कहीं कहीं पे पढ़ा होगा। जब आपने कहानी को पढ़े, बहुत सी कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो प्रेमचंद्र जो है एक महान कहानीकार हुए। यदि हम बोले तो प्रेमचंद एक महान क्या थे, कहानीकार। तो उनको कहानीकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सी ऐसी कहानियाँ लिखी। अब कहानियाँ जो है हम देखें, मैंने आपके सामने स्क्रीन पे एक बातें कुछ शेयर की कि कहानी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए है ना। इसके अलावा मैं कुछ और बता दूँ। गद्य साहित्य में कहानी एक लघु रचना है। गद्य साहित्य जो है ना, एक काव्य साहित्य, दूसरा गद्य साहित्य। ये किसके अंतर्गत आता है कहानी लेखन? गद्य साहित्य के अंतर्गत। तो ये गद्य साहित्य के अंतर्गत जो है एक लघु रचना है। मनोरंजन की दृष्टि से आपके व्यस्त जीवन में कहानी की अत्यंत उपयोगिता है। और कहानी क्यों उपयोगी है आपने देखा होगा, मनोरंजन की दृष्टि से है ना। हम अपने मम्मी से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से कहानी क्यों पूछते हैं? कि उससे हमको मनोरंजन मिलता है। हमको कुछ बातें ऐसी, कुछ पौराणिक कथाएँ, कुछ परी कथाएँ हमको सुनने को मिलती है ना। तो एक थोड़ा सा मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन की दृष्टि से भी बहुत कैसी है, उपयोगी। वास्तव में किसी घटना का गद्य साहित्य में मनोरंजन वर्णन ही कहानी है। यदि हम वास्तव में देखें, किसी घटना का गद्य साहित्य में, कोई घटना घटित हो गई, इसको गद्य के साहित्य में मनोरंजन वर्णन है ना, मनोरंजन वर्णन ही क्या है, इसका कहानी लेखन है। इसी को हम क्या कहते हैं, कहानी। अब जब भी कोई व्यक्ति कहानी लिखता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए? कहानी के संवाद छोटे व रुचिकर होने चाहिए। यहाँ पे मैंने आपके स्क्रीन पे भी शेयर किया कुछ बातें, उसके अलावा भी मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ। उसमें भी ये लिखी बात है, इसके अलावा जो उसमें नहीं लिखी है वो बातें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहानी के संवाद छोटे व रुचिकर होने चाहिए। कहानी जो के संवाद जो है छोटे छोटे होने चाहिए, बड़े संवाद नहीं होने चाहिए। और रुचिकर, ऐसा कि इंटरेस्टिंग हो है ना, मज़ेदार हो, पढ़ने में सुनने में वो आपको अच्छे लगे। नहीं तो कहानी आपको कैसा कर देगी, बोर कर देगी है ना। इसीलिए आपने देखा कुछ कहानी आपको बहुत अच्छी लगती, कुछ कहानी आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ है ना, कुछ फिल्में इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि उनकी कहानी अच्छी नहीं होती है। ये आपने देखा होगा। तो कहानी के संवाद छोटे और रुचिकर होने चाहिए। कहानी के संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे और रुचिकर। कहानी का शीर्षक सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक भी सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। यदि शीर्षक सुंदर और आकर्षक नहीं होगा तो लोग कहानी सुनने के में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे है ना। मतलब हमको शीर्षक से है ना, सुंदर शीर्षक आपको देखने को मिलता तो हमको लगता कि कहानी आकर्षक होगी, कहानी अच्छी होगी। कहानी की भाषा सरल व मधुर होनी चाहिए। भाषा भी कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा और मधुर भाषा होनी चाहिए। आपने बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर दिया, बहुत ही ज़्यादा व्याकरणिक भाषा का, साहित्यिक भाषा का यदि आपने प्रयोग कर दिया और किसी को समझ में नहीं आ रही वो भाषा, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि भाषा जो है वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मनों के विचारों को का आदान प्रदान करते हैं। और यदि आप अपनी बात प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे, अगला समझ ही नहीं पा रहा आपकी बात, आपने ऐसी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर दिया, ऐसी उच्च कोटि की व्याकरणिक भाषा का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण क्या है, जो पढ़ने वाला है, वाचक जो है, वो उस भाषा को नहीं समझ पा रहा, सुनने वाला श्रोता उस भाषा को नहीं समझ पा रहा, तो फिर उसका मज़ा नहीं रह जाता है। उस कहानी का कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो इंटरेस्टिंग कहानी नहीं होगी है ना। तो कहानी की भाषा सरल व मधुर होनी चाहिए। अगली बात है, कहानी में आवश्यक घटना का उल्लेख होना चाहिए। जो आवश्यक घटना है ना, अनावश्यक घटना का उल्लेख नहीं होना चाहिए। जो जरूरी है उन घटना का ही उल्लेख होना चाहिए। कई बार कहानी हम बहुत लंबी करने के लिए
मतलब बात चल रही खेत की और है ना, पूछा गया खेत का और बता दिया खलिहान का, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा, कहानी में आवश्यक घटना का उल्लेख होना चाहिए। जिन घटना का उल्लेख होना चाहिए, होना ही चाहिए, उनका उल्लेख होना चाहिए। जो आवश्यक घटना है उनका उल्लेख होना चाहिए। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखी जानी चाहिए। अब कहानी, ज़्यादातर कहानियाँ जो है ये शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं। बहुत सी कहानियाँ ये कैसी होती है, शिक्षाप्रद। तो कहानी जब हम लिखते हैं, जब हम साहित्य के अंतर्गत कहानी लेखन के को जो पढ़ते हैं, तो जो कहानी हमको लिखने के लिए आती है, वो कहानी जो है कहानी के अंत में उसमें मिलने वाली शिक्षा का अवश्य होना जरूरी है ना। एक आपको एक शिक्षा क्या देती है कहानी, आपको शिक्षा क्या देती है, ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी। कहानी का प्रारंभ और अंत रोचक होना चाहिए। इसका प्रारंभ और अंत, यदि आपने इसका प्रारंभ भी रोचक नहीं रखा, उसका अंत रोचक नहीं रखा, तो कहानी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें हैं जो कहानी के अंतर्गत होनी ही चाहिए। अब आपने देखो, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, 5th क्लास में भी कुछ थोड़ा सा कहानी के बारे में पढ़ा है। तो पहले आपने देखा होगा कि कहानी कुछ आपको चित्र बना के दे दिए, है ना, कुछ शीर्षक दे दिया, शीर्षक के आधार पर कहानी लिखना, कुछ चित्र के आधार पर कहानी का लेखन करना, कुछ संकेत के आधार पर कहानी का लेखन करना। इस प्रकार से अलग अलग विधाएं है कहानी लेखन की। ठीक है, कभी कभी आपको संकेत दे दी जाती है कि ये संकेत दे दिए गए हैं, इसके आधार पर एक कहानी लिखिए, या फिर एक चित्र के आधार पर आपको क्या लिखना है, कहानी। कुछ चित्र बना के दे दिए, ये चित्र है और इसके आधार पर आपको एक कहानी लिखना है। और दी गई अधूरी कहानी को पूरा करना। कई बार क्या होता है कि कहानी अधूरी दी जाती है। कहानी कैसी दी जाती है, अधूरी। अधूरी कहानी दी जाएगी, बीच के शब्द, बीच के कुछ वाक्य उसमें से गायब रहेंगे, और उस कहानी को आपको क्या करना होता है, पूरा करना होता है। लेकिन आपके यहाँ पर, आपके सिलेबस में, आपके 7th में, हमने सिर्फ यहाँ पर कहानी लेखन के बारे में पढ़ना है, और कहानी लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है बेटा, अब मैं कहानी यहाँ पर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आपके बुक में भी है। यहाँ पर है बुद्धि ही बल, ये आपके स्क्रीन पे आ गई है, बुद्धि ही बल। अब मैं इस कहानी को आपके सामने रीड भी कर दे रहा हूँ, ताकि आप इसको थोड़ा सा और मैं समझा दूँ, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन कहानी नहीं है, आप लोग इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। और मैंने बता दी कहानी लेखन किस प्रकार से होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि ही बल है, आपको ये पूछा जाएगा बुद्धि ही बल के बारे में बातें की जाएगी, ऐसा नहीं। एक घने जंगल में एक हिंसक शेर रहता था। जंगल के सारे जानवर उसकी हिंसा से बहुत परेशान थे, है ना। एक मैं कहानी आपके सामने जो शेयर किया उसको पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, एक घने जंगल में एक हिंसक शेर रहता था। जंगल के सारे जानवर उनकी हिंसा से बहुत परेशान। हिंसा मतलब उसके उसको हमेशा आक्रमण करता रहता था, वो हिंसक प्रवृत्ति का था, वो लोगों को परेशान करता था। उनका जीवन स्वतंत्र नहीं था, उनका जीवन स्वतंत्र नहीं था, है ना। मतलब जो जानवर थे जंगल में, वो स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते थे। हमेशा उन्हें शेर से डर लगा रहता था कि कहीं उसका शिकार न कर बन जाए। और ये जानवरों से को हमेशा डर रहता था कि जो शेर है, जो हिंसक शेर है, जो हमेशा जानवरों का शिकार करता रहता है, वो उनका शिकार नहीं बन जाए, वो उनको शेर जो है हमको खा नहीं ले। ये भय जो है जानवरों को, हमेशा जंगल के जानवरों को बना रहता था। एक दिन सब जानवरों ने ये योजना बनाई, ये शेर के पास गए और शेर से कहा कि हम लोग आपको रोज़ एक जानवर खाने के लिए भेज देंगे। एक दिन सब जानवरों ने क्या बनाई, एक योजना बनाई। भाई ये हमेशा 2-3 खा लेता है और हमेशा अपने को भय भी बना रहता है, तो योजना ऐसी बनाई कि शेर के पास गए और उन्होंने कहा कि शेर जी, है ना, जंगल के राजा, हम लोग आपको रोज़ एक जानवर खाने के लिए भेज देंगे, है ना। अतः आप अन्य किसी जानवर को नहीं खाएंगे और आपको फिर कोई दूसरा जानवर खाने की आवश्यकता नहीं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप किसी के पीछे भागो, है ना, फिर मेहनत करो। इससे बेहतर है कि हम आपके पास कोई ना कोई एक आ जाएगा और उसको खा लोगे। ये शर्त है कि आप दूसरे किसी जानवर को मत खाना, एक निश्चित है कि एक आपको मिल जाएगा, वो आपको खाना। एक दिन एक खरगोश की बारी आई तो जानबूझकर पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा और शाम को शेर के पास पहुंचा। एक खरगोश की जब बारी आई, तो ये कहानी आपने कई बार सुनी भी होगी, फिर भी मैं इसको आपको सुना दे रहा हूँ। वो एक खरगोश की जब बारी आई तो जानबूझकर इधर उधर घूमता रहा और शाम को शेर के पास पहुंचा। शेर भूख से परेशान था, भूखा था, है ना, सुबह से वो रास्ता देख रहा था, अभी तक कोई नहीं आया, भूख से वो परेशान था। उसने क्रोध से खरगोश से देर से आने का कारण पूछा। क्रोधित तो था ही, और देर से आने का कारण पूछा, क्यों भाई इतने लेट क्यों हो गए तुम, है ना। खरगोश ने बताया कि जंगल में और एक शेर आ गया है, वह कह रहा है कि यह जंगल का राजा है। उसने बताया कि एक शेर और आ गया जंगल में
वो कह रहा है कि जंगल में एक और राजा है, मैं राजा हूँ, है ना, मैं राजा हूँ इस जंगल का, है ना, अब मेरी सुनना पड़ेगा, मेरा कानून चलेगा यहाँ पर, मेरे अनुसार आपको जीना पड़ेगा, है ना। तो उसी के डर से मैं यहाँ से छिपता छिपाता किसी तरह पहुँचा हूँ। जैसे ही मालूम पड़ा कि एक शेर यहाँ पे बैठा हुआ है और एक नया शेर आ गया है, वो कह रहा है कि वो जंगल का राजा है, तो मैं उससे बचते बचाते यहाँ पर पहुँचो। ये सुनकर शेर को खरगोश से उससे पास ले चलने को कहा। जैसे ये बात सुनी, शेर क्रोधित हो गया, मेरे रहते दूसरा कोई राजा इस जंगल का, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। शेर चाहता ही नहीं कि उसके राज्य में दूसरा कोई आ जाए। तो उसने कहा कि ले चलो मेरे को उसके पास, मैं मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ ऐसा कौन आ गया, है ना। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। अब खरगोश की जो योजना थी, खरगोश जो चाहता था वो योजना में सफल होता उसको दिखाई दे रहा था। उसने जो योजना बनाई थी दिन भर, है ना, इधर उधर घूमते हुए, उसने शेर को कहाँ ले गया, एक कुएं के पास ले गया। कुएं में शेर ने अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ा, और कुएं में जैसे शेर झांकता है, उसने कहा कि साहब मैं तो यहीं खड़े रहता हूँ, आप देख लीजिए। अंदर उसके कुएं के अंदर शेर है ना, जो मेरे को रोक रहा था, मेरे को जाने नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि मैं जंगल का राजा हूँ। तो उसके अंदर बैठा है कुएं के अंदर, आप जाके देख लो। तो जैसे ही वो झांकता है तो शेर को अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है कुएं के अंदर। तो वो जोर से दहाड़ता है शेर को। जैसे ही दूसरा शेर उसका प्रतिबिंब उस कुएं में दिखाई देता है तो वो जोर से दहाड़ता है। कुएं से प्रतिध्वनि आई, और देखा होगा आपने कुएं के अंदर जब हम चिल्लाते हैं ऐसे किसी घोल के अंदर बहुत गहरे, तो एक प्रतिध्वनि आती है, एक आवाज़ जो है वापस निकल कर आती है। तो ये प्रतिध्वनि जो है उसको सुनाई दी, वो वापस आई। शेर गुस्से से कुएं में कूद पड़ा। शेर को बड़ा गुस्सा आया कि मतलब और कोई शेर आ गया, उसने झपट्टा मार दिया, छलांग मार दी, और जैसे ही छलांग मारी तो कुएं में वो डूब गया, डूब कर मर गया। अब शिक्षा क्या मिली इससे? बुद्धि बल से अधिक ताकतवर होती है। यहाँ पे देखो लास्ट में आपको दिया भी है कि शिक्षा यह है कि बुद्धि हमेशा बल से ताकतवर होती है ना। तो छात्रों, अब अगला जब आपका ऑनलाइन क्लास होगी तो हो सकता है मैं आपसे कुछ इसके बारे में बात करूं, एक आध किसी से कहानी पूछ लूं। तो कहानी लेखन की आपको तैयारी करते रहना है। धन्यवाद।